तो इससे पहले हमने प्लांट फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया था जिसका नाम था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। इस चैप्टर में हमने देखा कि हमारे प्लांट्स के अंदर किस किस चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे कि वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम के थ्रू, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के थ्रू। उसी तरह हमने मिनरल्स और कुछ प्लांट हार्मोन का भी वहाँ पर देखा था कि ट्रांसपोर्ट होता है। तो उसी मिनरल्स को आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है चैप्टर में मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। अगर आपको पता हो तो हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमारे अंदर प्रेजेंट होता है कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटाशियम, सोडियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, आयोडीन एक्सेट्रा। ये सब कुछ हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है मिनरल्स के रूप में। अब मिनरल्स के रूप में प्रेजेंट तो होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन ये है कि ये हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। अब न्यूट्रिएंट्स का काम है कि हमारे बॉडी को परफॉर्म करने के लिए कुछ भी हम काम करते हैं तो उसको करने के लिए वो मिनरल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हम कुछ खाते हैं, चलते हैं, कुछ भी करते हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी कैसे मिलती है हमें? फूड खाते हैं तो उससे एनर्जी मिलती है। तो वो फूड किस फॉर्म में आता है? हो सकता है हमारे फूड जो होता है वो मिनरल्स के फॉर्म में आता हो, और वो क्या देगा? हमें न्यूट्रिएंट देगा। तो इसके अंदर हम साइकिल भी देखने वाले हैं, और हाँ, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है वो भी हम देखने वाले हैं। तो ये तो थी हमारे ह्यूमन बॉडी की बात है, लेकिन प्लांट के अंदर भी इसी तरह का कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होता है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डील भी किया था। और तो मैं कहूँगा यार एक बार लेक्चर देख ही लेना, क्योंकि हमने उसमें डिटेल में बात की है। तो यार मैं हर जगह रिपीट तो नहीं करूँगा, पर हाँ, लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, ये हम ह्यूमन बॉडी के लिए तो पढ़ नहीं रहे, प्लांट के लिए पढ़ रहे हैं। तो प्लांट में भी कौन कौन से मिनरल्स होते हैं क्या आपको पता है? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। तो देखो, कहानी हमारी स्टार्ट होती है एक साइंटिस्ट से जिनका नाम था जूलियस बोनसच। ये 1860s में आए थे और इनका कहना था कि हम प्लांट को बिना किसी भी सॉइल के प्रेजेंस में ही ग्रो करवा सकते हैं। अब सोच में पड़ जाओगे ना, मैं भी पड़ गया था यार, क्योंकि बिना सॉइल के ग्रो करवाना इट्स इम्पॉसिबल, राइट। लेकिन वो साइंटिस्ट कह रहे थे कि ये हो सकता है, लेकिन उसके लिए मुझे एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा और उस सॉल्यूशन में ही उस प्लांट का ग्रोथ करवाना होगा। उन्होंने करवा भी दिया। उस टेक्निक का नाम दिया हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक। अब इस टेक्निक के थ्रू वो प्लांट तो ग्रो हो गया था, पर एक प्रॉब्लम आ गई कि कुछ एसेंशियल एलिमेंट की वहाँ कमी दिखी। अब जाहिर सी बात है यार, सोइल में जो ग्रो होगा उसमें ज़्यादा पोटेंशियल होगा, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, लेकिन बिना सोइल के अगर हम ग्रो करा रहे तो हो सकता है कुछ ना कुछ की तो कमी आई होगी। तो जब चेक किया गया तो एक्चुअली होना चाहिए था 105, पर मोर देन 60 ही उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था, बाकी एलिमेंट्स उसमें नहीं दिखे थे। अब देखो वो लोग सर इतना कुछ याद कैसे रखे? तो इसके लिए भी मैंने एक कहानी बनाई है, एक छोटा सा स्टोरी है, सुनो उसको। एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों कपल हैं। उस लड़के का नाम है PS एक्चुअली। तो वो कह रही है, PS आओ आगे से ही मांगो कार, फैन नहीं मांगो। हाँ, थोड़ा सा बेकार सा ट्रिक है, पर आपको याद रहना के लिए काफ़ी है। वो कह रही है, PS आओ आगे से ही मांगो कार, फैन नहीं मांगो। जाहिर सी बात है यार, दहेज में सब कार ही मांगते हैं आजकल। तो ये सब आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, क्योंकि जब भी नीट में क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर पूरा एलिमेंट का नाम आपको दिखा जाता है और उसमें पूछा जाएगा कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है या फिर कौन सा नहीं होता है। तो उस टाइम आपको ये ट्रिक याद रहेगा, PS आओ आगे से ही मांगो कार, नहीं मांगो। ये कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स थे जो इसमें एब्सेंट थे। खैर, अगर हम बात करें एसेंशियलिटी की तो उसकी भी कुछ क्राइटेरिया बांधी होती है कि हाँ यार ये रहेगा तो भी हम कहेंगे कि ये एसेंशियल है, राइट। वरना हम क्यों बोलेंगे कि एसेंशियल है? क्या ज़रूरी है इसे एसेंशियल मानने की? हो सकता है दूसरा कोई एलिमेंट भी हो सकता था, दूसरा कोई मिनरल्स हो सकता था, लेकिन यही क्यों? तो इसकी कुछ क्राइटेरिया है। वो पहला पॉइंट मैंने लिखा है, एंड नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ये जो क्राइटेरिया है ये कहता है कि जो प्लांट होते हैं उसके लिए जो ग्रोथ हो रहा है वो नॉर्मल फंक्शन कर सके, उसके लिए ये एलिमेंट्स जो हैं, ये एसेंशियल एलिमेंट्स का काम करते हैं। मतलब कि अगर ये ना हो तो प्लांट का ग्रोथ में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, उसकी लाइफ साइकिल में दिक्कत आएगी। दूसरा पॉइंट कहता है, मस्ट बी अ स्पेसिफिक एंड नॉन रिप्लेसेबल। इसको हम रिप्लेसेबल नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट्स के थ्रू। अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट में लिखा है क्या है, तो थर्ड पॉइंट में ये कहा है कि मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। अब एसेंशियल एलिमेंट जो होता है उसको हमने दो बेसिस पे बांट दिया है। एक को बांटा हमने क्वांटिटी रिक्वायर्ड पे, एक को बांटा हमने फंक्शन पे। तो एक एक करके बात करते हैं, क्योंकि यार दोनों को एक साथ बात करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो पहले मैंने बात किया है इसको क्वांटिटी रिक्वायर्ड पे। तो क्वांटिटी के रिक्वायर्ड पे देखा जाए तो एसेंशियल एलिमेंट एक्चुअली 17 होते हैं।
अब इसके अंदर भी दो पार्टीशन है, एक है मैक्रो एलिमेंट, एक होता है माइक्रो एलिमेंट। मैक्रो का मतलब छोटा और माइक्रो का मतलब उससे भी छोटा। ट्रिक बताता हूँ, हम लोग किसी भी सेल को देखने के लिए किसका यूज़ करते हैं, मैक्रोस्कोप का या माइक्रोस्कोप का? बोलोगे सर माइक्रोस्कोप का। तो याद रखना, जो छोटे से छोटे चीज़ को हम देखते हैं तो माइक्रो वर्ड यूज़ होता है, तो दैट्स कॉल्ड माइक्रो। और माइक्रो का मतलब छोटा हो गया और मैक्रो का मतलब थोड़ा सा उससे बड़ा हो गया। राइट, क्लियर है? तो मैक्रो के अंदर 9 एलिमेंट्स होते हैं और माइक्रो के अंदर 8 ही एलिमेंट देखने को मिलता है। अब देखो कौन कौन से एलिमेंट है, कुछ इस तरह के हैं, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया। तो अब बोलोगे सर इसको भी तो याद रखने में दिक्कत हो रही है। देखो जब तक मैं हूँ ना, टेंशन लेने की बात नहीं है। इसका कहना क्या है वो देखो, वहाँ पर हमने देखा कि जो लड़की थी उसने कहा पीएस को कि आओ आगे से ही कार मांगो, फैन नहीं मांगो। उसने मांगा, पिताजी गुस्सा हो गए। अब पिताजी गुस्सा हो गए तो बोले भैया मैं शादी नहीं कराऊंगा। तो लड़की जो है वो दूसरे लड़के को लेकर आई, उसका नाम है चोनोप्स। अब चोनोप्स भी वही निकला, उसने भी कार ही मांगा। तो हम क्या कहेंगे, चोनोप्स कार मांगा। क्या कहें हमने, मतलब चोनोप्स कार मांगा। तो यहाँ चोनोप्स याद आएगा, CHONPS। तो C से कार्बन, S से हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन, दैट्स ऑल। ओके राइट। अब देखो ये तो मैक्रो भी कंप्लीट हो गया अपना। अब माइक्रो की बात करो तो इसकी स्टोरी कुछ इस तरह है। चोनोप्स ने भी तो कार ही मांग लिया, अब पिताजी ने फिर उसको डांट दिया। अब लड़का जो है भैया वो दुखी हो गया। दुखी होता तो कहाँ जाता है, सबको पता है। हाँ पता है ना कहाँ जाता है, हाँ हाँ भाई। तो वो चला गया क्लब में, है ना, डांस करने, नहीं सैड हो गया बेचारा। तो वो वहाँ पर क्लब में देख रही उस लड़की ने कि यार तू क्लब में क्या कर रहा है। उसने कहा कि फिर नहीं जाना क्लब। तो लड़का कहता है क्यों, मन है मेरा। आई रिपीट, लड़की ने कहा फिर नहीं जाना क्लब। तो लड़का कहता है क्यों, मन है मेरा। तो फिर से मतलब FE, नहीं मतलब NI, जाना मतलब ZN, क्लब मतलब कि Cl मतलब क्लोरीन, B मतलब बोरोन, Q मतलब Cu, मन मतलब Mn, मेरा मतलब Mn। तो इससे याद हो जाएगा, लड़की ने कहा फिर नहीं जाना क्लब, लड़के ने कहा क्यों, मन है मेरा। राइट। तो यार इस मज़े मज़े ट्रिक से देखो हमने क्या क्या ट्रिक क्लियर किया है। एक तो एसेंशियल एलिमेंट को देखा, क्वांटिटी बेसिस रिक्वायर्ड पे भी देख लिया हमने कि कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, मैक्रो और माइक्रो दोनों की कहानी कंप्लीट कर ली। अब है फंक्शन के बेसिस पे। तो फंक्शन की बेसिस पे हमें देखने को मिलेगा वो है स्ट्रक्चरल एलिमेंट। देखो स्ट्रक्चरल एलिमेंट पूछता है ना कौन है, बोलेगा कौन है स्ट्रक्चरल एलिमेंट, तो आपको आंसर देना है कि सर कौन ही है, CHON, कौन कौन ही है स्ट्रक्चरल एलिमेंट। और मैं बता दूं इससे नीट 2019 और 2022 एंड 2023 में क्वेश्चन आया था। और जी हाँ, मैंने भी 2023 में नीट दिया था, तो ये क्वेश्चन मैंने भी टिक किया था क्योंकि मुझे याद है यार, मैंने बताया तो मुझे तो याद ही है। राइट, बिल्कुल। हाँ मुझे पता आप नंबर पूछोगे पर मैं बताऊँगा नहीं, कमेंट कर सकते हो, वो अलग बात है, रोकूंगा नहीं। नेक्स्ट है एनर्जी रिलेटेड। अगर हम बात करें कि एनर्जी रिलेटेड कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, तो वो होता है मैग्नीशियम और पोटाशियम। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड कह रहा है एंजाइम, एक्टिवेटर और इनहिबिटर का काम कौन कौन करते हैं, तो होता है Mg+2, Zn+2 और MO। आप बोलोगे सर ये एक्टिवेटर तो है लेकिन किसका, देखो Mg+2 जो होता है ये एक्टिवेटर होता है RuBP का, जिसको हम रूबिस्को एंजाइम कहते हैं। देखो रूबिस्को एंजाइम आपको नहीं पता होगा क्योंकि हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर में। जी हाँ, तो जब हम पढ़ेंगे ना उस टाइम हम इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे। अभी बस इतना जानो कि जो Mg+2 होता है ये रूबिस्को एंजाइम का एक्टिवेटर का काम करता है, और पेप कार्बोक्सिलेज एक एंजाइम है उसको भी एक्टिवेट करने का काम करता है। अगर हम बात करें तो ये जो Mg+2 होता है ये क्लोरोफिल में भी प्रेजेंट होता है। और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर होता है, तो प्लास्टिड के अंदर होता है। और प्लास्टिड किस में प्रेजेंट होता है, यूग्लिना में और प्लांट में। हाँ यार ये सब पता है, क्यों पता है, क्योंकि हमने सेल बायोलॉजी में ये सब सीख रखा है। बिल्कुल ना, जी बिल्कुल। नहीं सीखा है क्या, तो देख लेना यार, क्योंकि इंपॉर्टेंट है यार। आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो यार समझ रहे हो, अगर सेल बायोलॉजी आप छोड़ते हो तो कहने का मतलब है आप 50 नंबर नीट में छोड़ रहे हो, तो 50 नंबर बहुत होते हैं नीट में। तो ठीक है, अगर आप नहीं देखे तो देख लेना, क्योंकि एनिमेशन से हमने बनाया था यार, मज़ा भी आएगा और समझ भी आएगा। एक है टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। देखो टॉक्सिसिटी का मतलब क्या होता है कि व्हेन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन कॉज द रिड्यूस बाय द वेट बाय 10% इज नॉन एज टॉक्सिक। मुझे पता है टॉक्सिसिटी किसी को समझ नहीं आया होगा, इसका एक छोटा सा टॉपिक है एमन टॉक्सिसिटी, इसके थ्रू हम समझ जाएंगे।
एमएन टॉक्सिसिटी कहता है कि अगर हम एमएन को अगर हम इसका कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं टॉक्सिक बनाने के लिए, तो बाकी जो कुछ एलिमेंट्स जैसे कि Fe है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, तो इसके कुछ कंसंट्रेशन में चेंजेस आएगा, जी हाँ 10% ड्राई वेट जो होता है रिड्यूस हो जाता है, तो भी जा कर के एमएन का जो टॉक्सिटी है वो इंक्रीज होगा। कुछ इसी तरह का कहना है, बाकी इसका क्वेश्चन आता नहीं है। एनसीईआरटी में बेकार सा लाइन लिखा हुआ था तो मैंने बता दिया, क्योंकि हमारे पूरे नोट्स में आपको एनसीईआरटी की ही लाइन दिखेगी, तो यार इसको मैं कैसे छोड़ सकता था। पहला है डिले फ्लावरिंग। देखो डिले का मतलब क्या होता है, लेट होना। मान लो हमें कहीं पहुंचना है और हम लेट हो गए, तो इसका मतलब है कि हम बहुत स्लो चल रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं मोशन से कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना, तो बिल्कुल इसका ट्रिक याद रखो, मोशन MO और SN, यही हो गया मोशन, इसके थ्रू ही डिले फ्लावरिंग होती है। एक है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब याद रखो डेथ। अब किसी की अगर डेथ होती है तो हम कहते हैं ना कब मरा, क्यों मरा और कैसे मरा, तो वही है यार, कब से Ca मतलब कैल्शियम, QC, U से कॉपर, K से पोटाशियम और मरा से Mg याद रख लेना यहाँ पर मैग्नीशियम। ओके, एक होता है इनहिबिट सेल डिवीजन। अब इनहिबिट कहने का मतलब है कि जो होने ना दे, सेल डिवीजन को होने से रोके, डैमेज से मतलब कि कुछ ना कुछ डैमेज हो जाता है। और हम सबको पता है यार, हम जब स्मोकिंग करते हैं तो हमारा जो कैंसरस सेल होता है वो बनने लगता है, हमारे सेल को रप्चर करने लगता है, तो कहीं ना कहीं स्मोकिंग हमारा सही ट्रिक बनता है, इसलिए मैंने लिखा है स्मोकन। ये ट्रिक है जो कि इनहिबिट सेल डिवीजन कराता है, और इससे भी 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ याद रखना स्मोकिन जो होता है वो इनहिबिट सेल डिवीजन कराता है। अगर हम बात करें बेनिफिशियल एलिमेंट की, तो यार देखो बेनिफिशियल मतलब कि जो हमारे बेनिफिट के बारे में सोचे, और इंडिया के बेनिफिट के बारे में कौन सोचता है, तो हमारे सेना के लोग सोचते हैं ना, सोल्जर सोचते हैं, तो उसी से लिए हम कहते हैं सेना से सीखो, सेना से सीखो। तो सेना मतलब SENA, से सीखो मतलब कि सेत से, और SICO से सीखो। तो यही हो गया ट्रिक, जो कि छोटा सा ट्रिक है और मज़ेदार भी है। एक है क्रिटिकल एलिमेंट। तो क्रिटिकल एलिमेंट कहता है ना कि यार जो कि अब बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, मतलब कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, बोलते हैं ना, तो यार हम उस कंडीशन में बोलते हैं जब वो चल फिर नहीं सकता है। यार हम सबको पता है यार, पीने के बाद कोई चल फिर नहीं सकता है सही से, तो यहाँ से बोलना है PKN, PK नहीं आओ, या फिर कुछ भी आप बना सकते हो, PKN बोलो या PK नहीं आओ, या अपने से रिलेट कर सकते हो। एक है क्लोरिसिस। क्लोरिसिस कहता है नहाने के मग में फिर से जाना मोबाइल। बहुत बेकार सा ट्रिक नहीं है यार, हंसो मत, क्योंकि इससे बेटर ट्रिक अगर आपको लगता है तो आप बना सकते हो, पर मेरे अकॉर्डिंग तो ये मतलब मेरे लिए तो अच्छा ट्रिक था, मैंने ऐसे याद किया था, तो मुझे लगा कि आप वैसे याद कर लोगे, इसलिए मैंने ऐसे बता दिया। नेक्स्ट है रोल ऑफ मैक्रो एलिमेंट एंड माइक्रो एलिमेंट। ये जो हमने मैक्रो और माइक्रो पढ़ा, और जो भी हमने फीचर्स देखे, ये डिले फ्लावरिंग है सब, तो इसके कुछ एलिमेंट भी का जो रोल भी तो होगा, बिल्कुल उसी रोल के बारे में बात करेंगे। पहला है जेडन। जेडन जो होता है ये फॉर्म होता है ऑक्सिन एंड एक्टिवेटेड द कार्बोक्सिलेज, जैसा कि हमने देख लिया था, राइट। ये कहाँ किसको फॉर्म करता है, ऑक्सिन को फॉर्म करता है, और एक्टिवेट किसको करता है, कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट करता है। पेप कार्बोक्सिलेज था और राइबोलोज को भी एक्टिवेट करने का काम कर रहा था। दूसरी तरह बोरोन की बात करें तो ये कहा होता है पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट का ट्रांजिशन में हेल्प करता है, कैल्शियम को अपटेक करवाता है, और तो और उसका यूटिलाइजेशन भी करवाता है, साथ ही साथ सेल का डिफ्रेंशिएशन में भी हेल्प कर पाता है। तो इसका ट्रिक याद रख लो कि यार देखो बोरोन में अगर देखा जाए ना, तो सभी के सभी C से ही स्टार्ट हो रहे हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, कैल्शियम अपटेक हो, क्या है सेल डिवीजन हो, सब C से ही है, बस एक है पॉलन ग्रेन। हालांकि बेकार ट्रिक है मुझे पता है, खैर अपना याद कर लेना फिर। दूसरी नेक्स्ट है बैलेंस। देखो बैलेंस कहने का मतलब क्या होता है, जो खुद में बैलेंस्ड हो, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज हो तो दूसरा नेगेटिव चार्ज हो, बैलेंस्ड होने के साथ। जैसा कि हमारा NaCl और KCl में होता है। NaCl में कौन सा चार्ज होता है, सोडियम में पॉजिटिव, क्लोरीन में नेगेटिव। उसी तरह KCl की बात करूँ तो K पोटाशियम में कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्लोरीन में नेगेटिव। तो ये H क्या है, बैलेंस्ड है, तो यार इससे याद रह जाना चाहिए। एक है रेडॉक्स रिएक्शन। इसको देखो मैं कितना इजी ट्रिक से बताता हूँ। ओके, इसका ट्रिक है मैंने कल वाटर फेकूलाल पे फेंक दिया। मैंने कल वाटर फेकूलाल पे फेंक दिया। देखो मैंने कल से याद होना चाहिए MnCl। मैंने कल, मैंने मतलब Mn, कल मतलब Cl, वाटर मतलब H2O, सभी को पता है, राइट। तो वाटर के लिए जो भी हमारा एसेंशियल एलिमेंट होता है वो होता है Mn और Cl। अगर हम बात करें फेकूलाल, तो फेकू से याद होना चाहिए Fe और Cu, लाल से याद होना चाहिए रेड। तो रेडॉक्स रिएक्शन में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, तो MnCl होते हैं वाटर के लिए,
और FeCu होता है, इसी के अंदर होता है। तो ये कुछ एसेंशियल एलिमेंट है जो रेडॉक्स रिएक्शन में हेल्पफुल होते हैं, राइट। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? प्रोटीन में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होता है, विटामिन में प्रेजेंट होता है, हार्मोन्स में प्रेजेंट होता है। इसका भी ट्रिक लगाना है तो देख लो यार, हर जगह एन आपको दिख ही जाएगा। जैसे प्रोटीन में लास्ट में एन है, न्यूक्लिक एसिड में एन पहले है, विटामिन में भी एन आता है, हार्मोन में भी एन आता है। उसी तरह है फॉस्फेट। फॉस्फेट के अंदर सारे के सारे न्यूक्लिक एसिड आ जाते हैं, और तो और ATP रिलीज जितने भी रिएक्शन होंगे वो सारे करेगा। देखो ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसके नाम में ही फॉस्फेट है तो सारे रिएक्शन तो करेगा ही करेगा। और लास्ट में सेल मेम्ब्रेन होता है, इसका भी फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है, राइट। अब इसके बाद हमें पढ़ना है नाइट्रोजन साइकिल, पर उससे पहले नाइट्रोजन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। देखो यार, हमें पता होगा कि जो प्रोटीन होता है वो बहुत सारे एमिनो एसिड से मिल करके बने होते हैं, राइट। और एमिनो एसिड का फुल फॉर्म क्या होता है? किसी भी एमिन में अगर कोई एसिड जुड़ा हो, वो भी कौन सा एसिड है? COOH अगर जुड़ा हुआ हो, का मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ हो, तो उसी से बनता है एमिनो एसिड। मतलब NH3 हो और उसमें COOH का बॉन्ड बना हो, तो उसी को कहते हैं एमिनो एसिड। और ऐसे सब बहुत सारे एमिनो एसिड जब मिलते हैं तब जा कर के प्रोटीन बनता है। तो हम कह सकते हैं जो प्रोटीन होता है ये पॉलीमर ऑफ न्यूक्लिक एमिनो एसिड होता है एक्चुअली, ओके। अब देखा जाए तो इस एमिनो एसिड में क्या है? नाइट्रोजन है। तो वो नाइट्रोजन का भी एक खुद का साइकिल है, उस साइकिल को देखेंगे और उससे क्वेश्चन क्या क्या आता है वो भी हम डील करेंगे, और इम्पॉर्टेंट भी है, तो स्किप तो बिल्कुल मत करना। बहुत लोगों को यार ये समझ नहीं आता है। देखो कॉन्सेप्ट को समझना है, ज़्यादा पेचीदा नहीं करेंगे। आपको इस फिगर में क्या क्या दिख रहा है? प्लांट दिख रहा होगा, एनिमल दिख रहे हैं, काव दिख ही रहा होगा। जी बिल्कुल। देखो यार, हमारे आसपास में जो एटमॉस्फेयर वहाँ नाइट्रोजन है या नहीं है? तो बिल्कुल है ना, बिल्कुल। तो प्लांट में भी होगा, तो हाँ सर बिल्कुल नाइट्रोजन तो है ही, हमने देखा है यार, एसेंशियल एलिमेंट के अंदर आता है। उस प्लांट को अगर कोई एनिमल खाता है तो उसका हम बोल सकते हैं कि वह नाइट्रोजन को भी खा गया, तो बिल्कुल। अगर वो नाइट्रोजन को खा रहा है तो वो जो भी खाने के बाद जो भी हैबर प्रोसेस होगा या फिर जो भी उसके अंदर में डाइजेशन होगा, उसके बाद जो फिशेस डिस्चार्ज करेगा, जो डंग बनेगा, उसके अंदर भी नाइट्रोजन होगा, तो बिल्कुल सर होगा। उसको भी तो कोई डिकम्पोजर्स आएंगे जो डिकम्पोज करेगा, उसके जो भी होगा यार डिकम्पोज तो करेगा ही ना उसे, बिल्कुल। डिकम्पोजर्स आकर के उसके डिकम्पोज करना शुरू कर देंगे। कुछ डिकम्पोज हो जाएगा, कुछ बच्चे कुछ जो होंगे वो सोइल के अंदर चले जाएंगे। सोइल के अंदर भी चाह रहे हैं तो कहने का तो अंदर भी नाइट्रोजन के कुछ ना कुछ पार्टिकल अंदर चले जाएंगे ना, बिल्कुल। वो तो हो सकता है यार, वो नाइट्रोजन के पार्टिकल्स फिर से उस प्लांट के अंदर चले जाएं रूट के थ्रू। हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल सर, ये भी हो सकता है। तो यहाँ तक हम फिर से सोचेंगे कि नाइट्रोजन फिर से रूट में चला जा रहा है, बिल्कुल सर चला जा रहा है। तो फिर से अगर रूट के थ्रू जा रहा है तो कहाँ पर जाएगा? प्लांट में जाएगा, तो फिर से नाइट्रोजन प्लांट में जा रहा है। तो इसी साइकिल को हम देखेंगे कि किस तरह साइकिल रोटेट होकर के वो नाइट्रोजन जो है प्लांट से निकल करके वापस प्लांट में कैसे पहुँचता है। देखो, तो जो नाइट्रोजन होता है वो बाहर फॉर्म में होता है N2 के फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? N2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसको खा लिया किसी भी जानवर ने। मान लो हमने यहाँ एग्जांपल लिया है, किसका लिया है? काऊ का लिया है, बिल्कुल। उसने उसको खाया, डंग बना। डंग को एक बैक्टीरिया ने डिकम्पोज करना शुरू कर दिया। उस बैक्टीरिया का नाम था नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया। तो इस बैक्टीरिया ने क्या किया? N2 को लिया और NH3 में कन्वर्ट कर दिया, राइट। N2 को लिया और NH3 में कन्वर्ट कर दिया। इस फिक्सेशन को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब वो पहले N2 था, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया आया तो उसने NH3 में कन्वर्ट कर दिया। उस प्रोसेस को कहा हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो NH3 तक अगर कोई डाउट नहीं है ना, आगे भी नहीं होगा। NH3 के बाद जो होता है एक बैक्टीरिया और आ जाता है। उस बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। क्या नाम है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। वो उसको NO2 माइनस में कन्वर्ट कर देता है, जिसको अपन नाइट्राइट आयन कहते हैं। और ये नाइट्राइट आयन आगे जाके NO3 माइनस में टूटता है, जिसको अपन नाइट्रेट आयन कहते हैं। तो ये जो टूट रहा है ना नाइट्रेट आयन में, इस फिक्सेशन को कहेंगे नाइट्रिफिकेशन। क्या कहेंगे? नाइट्रिफिकेशन कहेंगे। देखो क्यों कहेंगे? क्योंकि इससे पहले एक बैक्टीरिया था नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, वो उसने कन्वर्ट कर दिया, उसको हमने कह दिया नाइट्रिफिकेशन। अब ये NO3 जो होता है, इसको बाद में फिर से एक बैक्टीरिया ले लेगा। उस बैक्टीरिया का नाम होता है डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया। अब जाहिर सी बात है, अब उसका क्या हो जाएगा? डीनाइट्रिफिकेशन होगा, और यानी कि यहाँ से फिर ये NO3 माइनस से N2 में कन्वर्ट हो जाएगा
और फिर से प्लांट के सेल में पहुंच जाएगा। इस तरह का रोटेशन होता रहता है। पर अभी भी हमने पूरा डीपली में नहीं पढ़ा। यहाँ तक तो हमने ऊपर ऊपर सब कुछ देख लिया। अब अंदर चलते हैं प्लांट के, तब नहीं ना मज़ा आएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, ज़्यादा नहीं। यहाँ पर हमने N2 देखा, उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन देखा, उसके बाद नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आते हुए देखा कि वो किस तरह NO3 में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद फिर डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया देखा किस तरह नाइट्रिफिकेशन हो जाता है। अब उससे पहले की कहानी सुनो कि ये जो NO3 है, कौन वाला, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के बाद वाला NO3- जो है, ये वापस एसिमिलेशन होता है उसके रूट में। अब रूट में अगर चला गया, समझ रहे हो, रूट में अगर चला जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, ये कुल मिला के उसके प्लांट में जाएगा। तो वहाँ पर जाने के बाद वो NO3- से वो NH4 में कन्वर्ट होता है, NH4+ में कन्वर्ट होता है। तो वो जो आयन होता है उस आयन को कहते हैं अमोनियम आयन। क्या कहते हैं, अमोनियम आयन। ये कुछ ज़्यादा ही एसिडिक नेचर का होता है। तो ये जो होता है ज़्यादा देर तक प्लांट में रह नहीं सकता, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो डिस्ट्रॉय होता है तो वो फिर से किस केस में आ जाएगा, वो फिर से हमारे N2 के केस में आ जाएगा, राइट। और वो N2 को फिर से क्या करेंगे, फिर से कोई एनिमल खाएगा, फिर से उससे डंग बनेगा, डंग फिर नीचे आएगा, डंग से फिर NH3 में कन्वर्ट होगा, NH3 में फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आएगा, वो जो है फिर NO2 में तोड़ेगा, NO2- से फिर NO3- में टूटेगा, फिर से उसका एसिमिलेशन होगा, फिर से वो रूट में जाएगा, फिर से डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया अटैक करेगा, और ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन चलता ही आएगा, चलता ही जाएगा। तो यहाँ तक अब आपको क्लियर हो गया हो कि नाइट्रोजन साइकिल में क्या पढ़ना था, तो वो भी मैंने लिख दिया है, प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करो, वो भी मैंने लिखा है, और नाइट्रिफिकेशन जो होता है इसके अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया एक्ट करते हैं वो भी मैंने लिखा है। जैसे कि है नाइट्रोजोमोनास, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर। ये तीनों बैक्टीरिया जो होते हैं ये नाइट्रिफिकेशन में अटैक करते हैं। मैं रिपीट करता हूँ कि इससे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है नीट में और बोर्ड्स में भी, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजोमोनास, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर। अगर बात करें डीनाइट्रिफिकेशन में कौन कौन से होते हैं, तो सीडोमोनास और थायोबैसिलस। नाम पेचीदा है पर याद रखोगे तो याद हो भी जाएगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन कब होता है वो भी मैंने लिख दिया है। एमोनिफिकेशन ऑफ रूट ने देखा हमने किस तरह से NH3 टूटा, फिर NO2- टूटा, फिर NO3-, फिर NH4+, फिर एमिनो एसिड में किस तरह बना। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। एक होता है नाइट्रोजन फिक्सेसिंग कार्ब। और एक बात, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग साइनोबैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, नोस्टोक और एनाबेना। ये बहुत पूछा जाना वो क्वेश्चन है, कॉमनली सभी को याद ही होता होगा। नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया को कहते हैं, तो नोस्टोक को और एनाबेना को। अगर आप बात करें राइजोबियम जो होता है वो रोड शेप का होता है। ये भी बैक्टीरिया है जो रोड शेप का होता है और उसमें लेग्यूम्स प्रेजेंट होते हैं। फ्रैंकिया जो होता है वो नॉन लेग्यूमिनस होता है, इसमें लेग्यूम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इससे मेन क्वेश्चन आता है डेवलपमेंट ऑफ रूट मॉड्यूल इन द सोयाबीन। ये आपके एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, तो ज़्यादा टेंशन मत, तो बहुत मज़ेदार से हम समझेंगे, है ना, प्रॉब्लम नहीं होगी यार, भरोसा रखो। इसके अंदर आपको क्या क्या दिख रहा है, बोलोगे सर बहुत डिफ़िकल्ट दिख रहा है, ये तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। वेट यार, समझ में आएगा, मैं बताऊँगा तभी तो आएगा ना, बताता हूँ। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको सोइल के पार्टिकल्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं सर, बिल्कुल सही दिख रहे हैं। वहाँ पर से कुछ आपको दिख रहा है कि कुछ हेयर टाइप का स्ट्रक्चर, बिल्कुल वो रूट हेयर है। और आपको याद होगा कि हमने जब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ा था उस टाइम हमने एक बात कही थी कि रूट हेयर के थ्रू जो होते हैं प्लांट क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स को एक्सेप्ट करते हैं, और वो जो भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट या शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है उसके थ्रू वो अपने मिनरल्स को वो अपनी लीफ तक पहुँचाने का काम करते हैं। कहा था हमने, बिल्कुल। चलो ठीक है, ये तो आपको याद होगा ही, नहीं याद होगा तो यार आप लेक्चर देख लेना। अगर हम बात करते हैं सॉइल के पार्टिकल्स हैं, तो सॉइल के पार्टिकल से अटैच है रूट हेयर, और रूट हेयर के आसपास एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। यही राइजोबियम जो रोड शेप का होता है, जो कि लेग्यूम्स प्रेजेंट है जिसमें। ये बैक्टीरिया जो है किसी भी तरह सोचता है कि यार मैं अंदर चला जाऊँ उसके सीड के अंदर। अब जाना क्यों चाहता है, क्योंकि उसका जो नोड्यूल होगा ना उसको अंदर जा कर के वो मैच्योर होना चाहता है। क्यों होना चाहता है, वेट बता रहा हूँ, पहले ये तो समझो कि उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया है। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट फिगर में आपको ये दिख रहा होगा कि जैसे ही बैक्टीरिया ने अटैक किया तो उसके जो रूट का हेयर था उसका स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बैंडिंग आएगा, हुक लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, दिख रहा होगा, बिल्कुल। नेक्स्ट फिगर में आपको ये भी दिख रहा होगा कि वो जो अब बैक्टीरिया है वो इनर कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल सेल में चला गया है।
और आपको ये याद होगा कि हमने कहा था कि कितने सेल से होकर के गुजरना पड़ता है, 4 सेल से होकर के गुजरना पड़ता है। कौन कौन से सेल थे? सबसे पहला कौन सा आता है? पहला होता है एपिडर्मिस, फिर होता है कॉर्टेक्स, उसके बाद होता है एंडोडर्मिस, लास्ट होता है पेरिसाइकल। तो इन कॉर्टेक्स से होकर के पेरिसाइकल सेल तक पहुंच जाएगा वो बैक्टीरिया। जैसे ही वो वहाँ तक पहुँचेगा तो वहाँ पर जाने के बाद वो अपने डिवीज़न को स्टार्ट करना शुरू कर देगा। डिवीज़न जैसे ही वो पेरिसाइकल में जाकर के स्टार्ट करेगा तो उसके जो नोड्यूल्स होंगे वो मैच्योर होने लगेंगे। वो मैच्योर इसलिए करता है ताकि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर पाए। ओके, इसीलिए वो मैच्योर करता है नोड्यूल को। अब देखो, नोट मैंने जो लिखा है वो आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। जो अभी तक भी नहीं समझ में आया ना, यहाँ समझ जाओगे। ये जो नोड्यूल है, जो भी मैच्योर नोड्यूल है, इसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में। तो उस एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। इसके अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं MOFE प्रोटीन, या फिर इसका फुल फॉर्म बोला जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है मैनीबुडेनम आयरन प्रोटीन। अरे आप MOFE प्रोटीन याद रखो ना, क्या ही जाता है, कुछ भी वैसा टेंशन लेने की बात नहीं है। आप बोर्ड एग्जाम में इतना नाम लिखा हुआ नहीं पूछता है। खैर आगे आते हैं। तो ये जो MOFE प्रोटीन होता है ये ऑक्सीजन से डरता है। अब ये ऑक्सीजन से अगर डरता है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हेल्प कैसे करेगा? तो इसके ऑक्सीजन को डर के भगाने के लिए एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है। उस एंजाइम का नाम है लेग हेमोग्लोबिन। ये जो होता है इस ऑक्सीजन से जो डरता है उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बोलता है यार मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तरह मैं आपको हमेशा कहता हूँ ना यार, एग्ज़ाम से मत डरो, मैं आपके साथ हूँ, आपको हमेशा नोट्स प्रोवाइड करूँगा, ट्रिक बताता रहूँगा। तो उसी तरह ये लेग हेमोग्लोबिन भी इस नाइट्रोजनस एंजाइम को, मतलब कि जो MOFE प्रोटीन है उसको हेल्प करता है ताकि तुम इन जो भी ऑक्सीजन है उससे तुम डरो मत, लड़े रहो। और यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो पूर्ण तरह से कंप्लीट होता है। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो भी मिल जाएंगे, कोई डाउट होता है तो पूछ सकते हो। और ऐसे ही हमारे लेक्चर को देखा करो और जल्दी से जल्दी वायरल करो यार, क्योंकि मुझे भी फेमस होना है। ओके, बाय।